चलिए ध्यान दीजिए, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पिछला वीडियो जो अपलोड किया गया था तो उसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं, केवल संख्या पद्धति से रिलेटेड डेफिनेशंस का अध्ययन किया था। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीप ना जाकर हम लोग थोड़ा थोड़ा ही अध्ययन करेंगे, प्रारंभिक चीजों को साथ में लेकर, यानी कि हमारी वीडियो का बेस होगा शून्य से। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड यूनिट्स प्लेस फाइंड करना। मीन्स क्या है कि आज के वीडियो में हम विभाज्यता के नियम और साथ ही साथ संख्याओं में गुणन और घातांक के द्वारा हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो ये दो टॉपिक हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। पहला टॉपिक हमारा हो जाता है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग समझते चलेंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं कि दो से विभाज्यता का नियम है। चलिए हम एक में केवल पूरा लिखेंगे, बाकी सब आप समझते जाएंगे। दो से विभाज्यता का नियम या दो से विभाज्य संख्याएं। दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य होंगी ये हमको समझना है। तो ध्यान दीजिए कि मैंने सम संख्या की परिभाषा बताते समय मैंने पहचान बताया था सम संख्याओं का, कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वही संख्याएं हमारी क्या होंगी? दो सम संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। ठीक, उसी पहचान को हमें ध्यान में रखना है, उसी आइडेंटिटी को हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। हम आपको बता दें कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वही संख्याएं क्या होंगी? दो से विभाज्य होंगी। अगर इन पांचों के अलावा कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर आता है तो वह दो से विभाज्य नहीं होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर हम कह दें कि 1, 2, 3, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन पांचों में से कोई भी नंबर नहीं है, इन पांचों में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे नहीं है, तो यह दो से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि यह संख्या पूरी दो से विभाज्य नहीं होगी, अर्थात दो से नहीं कटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भाई लास्ट में इन पांचों में से कोई भी संख्या नहीं है, जब पांचों में से कोई भी संख्या नहीं है तो यह संख्या भी दो से विभाज्य नहीं होगी। मतलब समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहीं पे हम 2 कर दें, अब 4 कर दें, 6 कर दें या फिर 8 कर दें, तो यह संख्या पूरी तरह से दो से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी, अर्थात कट जाएगी। दो से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं। क्या देखना है? 3 से विभाज्य संख्याएं। बच्चों 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी भाई? तो ध्यान दीजिए कि वे संख्याएं जिनके सभी अंकों का योगफल, वे संख्याएं जिनके सभी अंकों का योगफल 3 से कट जाता है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित होगी, यानी कि कट जाएगी। जैसे देखते हैं, हम कह दें कि 2, 1, 6, अब ये देखिए 216 दे रखा है और 216 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमको करना क्या है कि इन तीनों अंकों को आपस में जोड़ना है, यानी कि 2 + 1 + 6 = हमारा हो जाएगा कितना? 9। अब ये बताइए 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जब 9 3 से कटेगा तो यह 216 भी 3 से कटेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और नियम हम बता दे रहे हैं। नियम कुछ नहीं है, बस उसको ट्रिक मान के चलिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको जोड़कर और डिवाइड करके 3 से देखें कि यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बड़ी संख्या होगी, उसमें हमको टाइम नहीं मिलेगा चेक करने का कि यह जोड़ें और जोड़ने के बाद 3 से भाग दें, तो उसके लिए ये नियम आपके काम आएगा। जैसे हम कह दें, यहीं पे एक संख्या दे दें 2, 1, 6, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 1। अब बच्चों ये ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी संख्या सपोज हमारे सामने है, ये इतनी बड़ी संख्या हमारे सामने है और हमको फाइंड करना है कि यह 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब तो हम जोड़ेंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर पता चलेगा ना। उसके लिए नॉर्मली एक बात बता रहा हूं, इसमें सीधा 3 से जो कट रहा है उसको काटते जाइए,
ये 3 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 2 और 1 ये भी 3 से कट जाएगा, 4 2 6 ये भी 3 से कट जाएगा, 2 1 3 ये भी 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6 ये भी 3 से कट जाएगा। जब हमारा कुछ नहीं बचा तो यह पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है। एक छोटी सी संख्या पर इसी उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे कि हम कह दें कि हमारे समक्ष संख्या दे दिया 3 1 4 और 2, ठीक है, ये हमारे सामने संख्या दे दी। ठीक, यहाँ पे एक और हम दे देते हैं 2, ठीक है। अब देखिए हमको चेक करना है कि यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। भाई 3 तो 3 से कट जाएगा, ठीक। 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, तो यह भी 3 से कट जाएगा। और 1 और 2 3 होता है, यह भी 3 से कट जाएगा। जब पूरे की पूरी संख्या के सभी अंक कट गए, यानी कि यह संख्या पूरी तरह से 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी, कट जाएगी। तो 3 के विभाज्यता का नियम उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत अमित, 3 के विभाज्यता में कोई दिक्कत है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 के विभाज्यता का नियम, तो बच्चों ध्यान दीजिए 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 4 के विभाज्यता का नियम है कि जिस किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो, जिस किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो हो, 2 जीरो हो, या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 की गुणज हो, अर्थात 4 से कट जाए, वह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कोई उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया 3 और 3, लास्ट में 2 जीरो है। आप भाग करके देख सकते हैं यह पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगा, यह पूरी तरह से 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर हम यहीं पे कह दें कि 1 1 3 6, अब भाई इसमें तो अंत में 2 जीरो नहीं है ना। जब अंत में 2 जीरो नहीं है तो अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या देखेंगे। तो अंतिम 2 अंक इकाई दहाई, बनने वाली संख्या क्या है, 36। 36 4 से कटेगी। जब 36 4 से कटेगी तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये 4 के विभाज्यता का नियम समझ में आया। चलिए अब देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। ज्यादा टाइम नष्ट न करते हुए, ये बहुत छोटा टॉपिक है, हम आगे बढ़ते हैं। 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों? तो 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि वह कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंत में 0 या फिर 5 हो, 2 ही चीज ध्यान रखना है। क्या क्या? तो पहला 0 या फिर 5, ये हमको ध्यान में रखना है। जिस किसी भी संख्या के इकाई का अंक यानी कि अंत में अगर 0 या फिर 5 आ जाए तो यह वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी, यानी कि विभाज्य होगी। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। हम कह दें 2 1 1, अब ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा, लास्ट में अगर 0 रहता है तो हमारा कट जाएगा। जैसे कि हम कह दें 3 3 7, अब ये कटेगा नहीं, लेकिन लास्ट में अगर 5 रहता है तो यह 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 के विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। 6 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 इन दोनों से कट रही है, वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक होना चाहिए, और साथ ही साथ अंकों का योगफल जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर यह होता है तभी जाकर वह संख्या 6 से कटेगी, अदरवाइज वह संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए जी एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम कह दें 2 1 3, अब ये देखिए 213, भाई 2 1 3 3 6, ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। जब 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है तो यह 6 से भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर लास्ट में यहाँ पे 0 रख दिया जाता है तो अब भाई 2 के विभाज्यता के नियम को पूरा कर रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है और 3 से तो पहले ही कट रहा था, तो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो यह 6 से भी पूरी तरह क्या होगा, कट जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है,
7 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो ध्यान दीजिए कि 7 के विभाज्यता का नियम, हम 2 नियम बताएंगे 7 के विभाज्यता का नियम, जो अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, 7 के विभाज्यता के 3-4 नियम है। तो पहला नियम क्या है, जो बड़ी संख्याओं के लिए है, कि अगर कोई भी संख्या 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है, कोई भी संख्या 6 के गुणज में आवृत्ति हुई है, अर्थात 6 बार या 12 बार या 18 बार, तो वह पूर्ण रूप से 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम कह दें कि अगर 2 को ही हम कितनी बार लिख दें, 6 बार लिख दें, कितनी बार लिख दें, 6 बार लिख दें, तो यह 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसको आप चाहें तो भाग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि यह 3 अंकों की संख्या के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। कितने अंकों के लिए? 3 अंकों वाली संख्या के लिए। हमको करना क्या है कि जो भी संख्या दिया है, अगर चेक करना है कि 7 से वह विभाज्य है कि नहीं है, तो हमें दहाई और सैकड़ा वाला अंक जो है, उससे बनी संख्या जो है, उसको एक साइड लेना है और इकाई के अंक का 2 गुना करके उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। अगर 7 का गुणा जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। देखते हैं उदाहरण, जैसे कि हमको दे दे 658, 658 यह संख्या है क्या, 658। अब 658 में मैंने कहा क्या है कि दहाई और सैकड़ा के स्थान वाले अंकों से बनी संख्या, यानी कि क्या बन रही है, 65, इसको अलग लेना है और इसमें से घटाना क्या है कि इकाई के अंक का 2 गुना। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों, तो 65 माइनस 8 दूना को 16। अब घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 15 में से 6 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 49। अब ये बताइए 49 7 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? जब 49 7 से कटेगा तो आप भाग करके देख लीजिएगा, यह 658 भी 7 से क्या होगा, कट जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नियम हमारा क्या है, 8 से विभाज्य संख्या है। 8 से विभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी? तो जरा थोड़े अपने दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाइए। 4 के विभाज्यता का नियम बच्चों हमने क्या बताया था कि जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, जिस संख्या के अंत में क्या हो, 2 जीरो हो, या फिर अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 की गुणज होनी चाहिए, वही 4 से विभाज्य होगी। अब 8 से क्या है, तो जिन संख्या के अंत में 3 जीरो होगा, कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा, या फिर इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य होगी, वह पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम कह दे कि 1 1 1, भाई 3 अंक है, यह 8 से नहीं कटेगा, लेकिन अगर यहीं पे हम 3 को जीरो कर दें तो यह अब 8 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे सीधा ही आपको ये समझना है भाई, खुरपा है, खुरपा समझते हैं ना, तो खुरपा है और टांगी है। खुरपा से हम जाएंगे बरगद का पेड़ काटने तो कटेगा नहीं, लेकिन टांगी से तो हम काट सकते हैं। तो वही समझ लीजिए कि हमारा खुरपा और टांगी का प्रयोग है। जो खुरपा हम 4 को मान लेते हैं, 2 जीरो रहेगा तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 2 जीरो रहता भी है तो किससे नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि टांगी है। 8 क्या है, टांगी, कुल्हाड़ी है, और कुल्हाड़ी से हम घास तो काटेंगे नहीं, नहीं काटेंगे। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, हम कह दें कि 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे ये भी हमारी संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी, 8 से यह संख्या नहीं कटेगी, 8 से कटेगी नहीं कटेगी, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे हम कर दें कि 3 और 6 कर देते हैं, 3 और 6 कर देते हैं, अब ये 336, इसको चेक करेंगे। ये जो लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या है 336, उसको चेक करेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 चौके 32, एक बचा, और 8 गुना के 16, यह तो 8 से पूरी तरह से कट जा रही है ना। जब यह 8 से पूरी तरह से कट जा रही है तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बात समझ में आ रही है?
चलिए ठीक है, अब हम आगे का जो विभाज्यता का नियम है उसे हम मौखिक समझते हैं। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 9 के विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 के विभाज्यता का नियम हम देखे थे कि जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से कट जा रहा है वह संख्या भी 3 से क्या हो जा रही है, कट जा रही है। यही हो रहा था ना। तो ठीक वही प्रारूप 9 से विभाज्यता के नियम में भी है। जो कोई संख्या है अगर उसके सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग दे, अगर वह कट गया उसका योगफल, तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। पंकज फोकस कीजिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से जैसे कि 3 से हमने अलग अलग काट कर दिखाया था, उसी प्रकार से आप 9 के विभाज्यता का नियम भी पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही है। चलिए अब 10 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 10 के विभाज्यता का नियम क्या है, सीधा आपको एक ही चीज याद रखना है। अगर कोई भी संख्या है उसके अंत में आपको 0 दिख रहा है, यानी कि इकाई का अंक 0 दिख रहा है, तो एकदम सीधा एकदम आंख बंद करके मार दो, वह 10 से विभाज्य है। यहाँ 0 दिख रहा है ना, 10 से विभाज्य है। यहाँ 0 दिख रहा है, यह 10 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, यहाँ 10 0 दिख रहा है तो यह 10 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम 0 रख दें अब 10 से विभाज्य होगी। क्लियर हो गया। चलिए एक इंपॉर्टेंट रूल और देख लेते हैं, वह क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो ध्यान दीजिए। जिस संख्या के या जिन संख्याओं के सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, यानी कि सम स्थान वाले अंकों को 1 में जोड़ना है और विषम स्थान के अंकों को किस में जोड़ना है, 1 में जोड़ना है। फिर उनका अंतर ज्ञात करना है। अगर अंतर 0 आता है या फिर 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है। देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम कह दें कि 2 1 3 5 6 ठीक है 7। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, 7 5 और 1 विषम स्थान वाले हैं तो इनको 1 में जोड़ना है। 6 3 9 और 2 1 में जोड़ना है। अब ये बताइए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 5 12 1 13 हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 3 5 6 11 हो रहा है। अब ये बताइए इसका अंतर तो 2 हो रहा है ना। जब अंतर 2 हो रहा है तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। लेकिन जरा आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम जरा इस संख्या में कुछ बदलाव करते हैं। इस संख्या में हम क्या करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमने कहा कि इस संख्या में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, तो हमने 7 की जगह पे क्या कर दिया, 9 कर दिया और यहाँ 2 के जगह पे हम क्या कर दिए, 6 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये विषम स्थान के अंकों को अब 1 में जोड़ते हैं। तो 9 5 14 1 कितना हो रहा है, 15। अब 6 3 9 6 15। अब 15 में से 15 हम घटा रहे हैं, कितना बच रहा है, 0। तो जब 0 बच गया तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ 0 के बदले अगर हम सम और विषम स्थान के अंकों का योग करके अंतर ज्ञात करते हैं, 11 का गुणज आ जाता है, यानी कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 35 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 11 से विभाज्यता का नियम जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब 12 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 12 के विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से पूर्ण रूप से कट रही है, जो 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, तो वह पूरी तरह से क्या होगी, 12 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार जो संख्या 2 और 7 से कट रही है वह 14 से विभाज्य होगी। जो संख्या 3 और 5 से कट रही है वह 15 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है। तो चलिए विभाज्यता के नियम अब इससे ज्यादा हमारे समक्ष वैसे आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब हम स्टेप चेंज करते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप मैंने प्रारंभ में ही बताया कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा पहला नियम मैंने बताया था कि विभाज्यता के नियम देखना है, जो कि हम लोग विभाज्यता के नियम देख चुके हैं। और दूसरा मैंने बताया था कि दूसरा हमको क्या देखना है भाई, तो दूसरा हमको देखना है यूनिट्स प्लेस फाइंड करना है, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए ध्यान दीजिए, हमने कहा कि हमको यूनिट्स प्लेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट्स प्लेस। ठीक, यूनिट्स
प्लेस। तो यूनिट प्लेस में हमको क्या फाइंड करना है कि इकाई का अंक हमारा होगा क्या, इकाई का अंक हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इकाई के अंक में कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इकाई के अंक में हमारा 0, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है हमारा इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं में से कोई एक होगा ना। ध्यान दीजिए इसमें हमको दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, आपको ध्यान देना है। एक तो गुणन पर आधारित होता है और दूसरा किस पर आधारित होता है, दूसरा इंडेक्स पे आधारित होता है। इंडेक्स मतलब समझ रहे हैं, पावर, पावर यानी कि घात, घात यानी कि एक्सपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस कीजिए। गुणन पे प्रश्न हमसे पूछता है तो हमको क्या करना है, जैसे कि हमको दे दिया कि 412 गुणे 310 गुणे 225 और हमसे पूछ दिया कि इकाई का अंक क्या होगा। भाई सीधा हमको इकाई का ही अंक देखना है। किसको देखना है, इकाई का अंक। किसका गुणा कीजिए, तो 2 5 10 और वैसे इसको गोली मारिए, 0 दिख गया ना, और 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे क्या होगा, 0। इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम बदल देते हैं, जरा सा इसको हम चेंज करते हैं। ठीक, अगर यहीं पे हमको दे दे कि 314, अब यहाँ पे देखिए इसमें हमको करना क्या है, इकाई के अंक का गुणा करना है, दूसरा कुछ नहीं देखना है। 2 चौक को 8 और 8 5, जब इकाई के अंकों का हम गुणा किए 40 आया तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपको ऐसे भी दे सकता है कि 12 गुणे 14 प्लस 16 गुणे 18। अब ये प्रश्न दे दिया, इसमें भी पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा। क्या दिक्कत है, सीधा ये देखो 2 चौके 8 छक 48 होगा ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 8 16, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज है। लेकिन दूसरा वाला समझते हैं, इंडेक्स वाला। जब इंडेक्स के फॉर्म में दे दे हमको, यानी कि पावर के फॉर्म में दे देता है या फिर एक्सपोनेंट के रूप में दे देता है, तो उस समय हमको क्या करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। इन्हीं नंबर्स को हम, इकाई का अंक इन्हीं में से कोई एक हो सकता है ना, तो इन्हीं को अब हम टॉपिक चुनेंगे। ध्यान दीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें से इकाई का अंक 0 1 5 और 6 क्या होना चाहिए, 0 1 5 और 6। अगर ये इकाई का स्थान पर होता है, इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी होता है, तो पावर कितनी भी हो यही अपने इकाई के स्थान पर आएंगे। इन्हीं चारों में से इकाई का स्थान पर यही आएगा। जैसे कि अगर हम कह दें कि 2531 और इसका है हमारा पावर 3, तो इकाई के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, बदलेगा नहीं। अगर यहीं पे हमको कह दे कि 1116 और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, इकाई के स्थान पे हमसे पूछ दिया कि क्या आएगा। वैसे इतना छोटा छोटा नहीं पूछेगा, यहाँ पे 2525 दे देगा, 2728 दे देगा, कुछ भी देता है तो हमको समझ जाना है कि इकाई के स्थान पर यही संख्या रहेगी। इसी प्रकार से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पे 5 है और उसकी घात जो है 4,04,464 भी दे दिया है, तो इकाई का अंक पूछा तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। उसी प्रकार से अगर इकाई के अंक पे 0 है तो घात कितनी भी हो, इकाई का अंक पूछता है तो क्या होगा, 0 ही होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 0 1 5 और 6 हमारा समाप्त हो गया। अब बच्चों क्या बचा है, तो बचा 2 3 4 7 8 9। इसमें से अब फिर हम 2 को चुन लेते हैं, 4 और 9 को। किसको चुन लेते हैं, 4 और 9 को। तो जरा ध्यान दीजिए कि 4 और 9 के लिए क्या है। ठीक, तो 4 और 9 के लिए, तो 4 और 9 के लिए ये है कि 4 की घात, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 की घात अगर विषम है, 4 की घात क्या है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक बच्चों क्या हो जाएगा, तो सीधा समझ लीजिए कि 4 ही रहेगा।
4 में 4 की घात के रूप में दे दे, अगर 4 की घात विषम संख्या हो तो इकाई का स्थान क्या होगा? 4 ही होगा। लेकिन अगर 4 की घात सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या हो, तो 4 की घात क्या हो जाएगी? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि 4 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और 4 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, सीधा आपको 4 अंक तक लेकर जाना है भाई, 4 अंक तक ही समझिए। 4 का पावर 1 कितना होगा? 4। 4 का पावर 2 कितना होगा? 16। 4 का पावर 3 कितना होगा? 64। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 का पावर 4 करते हैं तो कितना होगा? 256 कितना आ रहा है? यानी कि विषम करने पे देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, विषम करने पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन सम करने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। सम यहाँ पे 4 रहेगा, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और यही बताया गया है ना कि अगर 4 की घात विषम संख्या है तो क्या होगा? इकाई का अंक 4 होगा, और 4 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों 9 पे देखते हैं। 9 के लिए भी हमको क्या करना है कि 9 की घात अगर विषम संख्या है, 9 की घात क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या, तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। 9 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन 9 की घात अगर सम संख्या होती है, क्या होती है? सम संख्या, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 की घात 1 बच्चों विषम में है, क्या होगा? 9 होगा। लेकिन 9 की घात 2 कर दीजिए, 9 81, इकाई का अंक 1 हो गया। 9 की घात 3 कर लीजिए, विषम है, तो 9 81 9 कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ठीक, इकाई का अंक 9 आ गया। 9 की घात 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 9 81, और 9 दूनी 18, और 8 कितना होगा? 26, 2 होगा, और 9 7 63, और 2 65, कितना होगा? 65। इकाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए, तो लाइट का थोड़ा सा अभाव है, और शेष जो इकाई के अंक ज्ञात करने का नियम है उसको, और साथ ही साथ वीडियो के अगले भाग में हम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेकर